बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको फेडरल पब्लिक सर्विस क्वेश्चन, जॉब पब्लिक सर्विस क्वेश्चन एंड टीएस और दीगर इस तरह के टेस्ट में जो आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिक लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टैटिस्टिशियन में आपके टेस्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा, और जो ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं वो वाले इसमें मोस्टली वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ओल्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको इनमें कराऊंगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पूरी सीरीज बनाई है, तो काइंडली आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें 40-50% आपके क्वेश्चन पहले वाले रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, और मैंने इस पे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी सीरीज बनाई है, तो काइंडली आप वो भी देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, इनमें से सेंट्रल वैल्यू को जो मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, फाइंड करता है, वो कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताना है। वो मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या मीन डेविएशन है, या क्वार्टाइल डेविएशन है। इन चार में से अब इसमें से आपको पता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करता है वो होते हैं अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, मीडियन होता है, मॉड होता है। इसमें आपका मीडियन ऑप्शन दिया हुआ है तो ए होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये डिस्पर्शन को, जो बी सी डी ऑप्शन है ये आपके डिस्पर्शन को, स्प्रेड को, वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ मीन इज अ मेजर ऑफ, मीन इज अ मेजर ऑफ। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, मीन किसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, मेजर करता है, लोकेशन को करता है, सेंट्रल वैल्यू को करता है, डिस्पर्शन को, या कोरिलेशन को, या नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब आपको पता है मीन किसको कैलकुलेट करता है, लोकेशन को, सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करता है, तो इसका भी ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ए आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मीडियन, इनमें से कौन सा है जो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वार्टाइल, 50th परसेंटाइल, 6th डिसाइल और नन ऑफ द अबव। ये चार आपके ऑप्शन दिए हैं। आपको पता है फर्स्ट क्वार्टाइल मीडियन जो होता है, इनमें से बताना है मीडियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीडियन 50% वैल्यू होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, ये Q1 होता है, लोअर क्वार्टाइल ये 25% वैल्यू होती है। ये भी एक नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। बी क्या है, 50th परसेंटाइल, 50% वैल्यू, यानी कि 50th परसेंटाइल जो हम निकालते हैं P50, तो P50 जो है 50th परसेंटाइल वो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि 6th डिसाइल 60% वैल्यू है। ये भी सी भी गलत है और नन ऑफ द अबव भी रॉन्ग। इसका आपका आंसर 50th परसेंटाइल जो है मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये 50% वैल्यू होती है, मीडियन भी जो है वो 50% वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द लोकेशन पैरामीटर्स डज नॉट होल्ड। इनमें से चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि जो रिलेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, लोकेशन पैरामीटर्स के दौरान ये जो लोकेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा होल्ड नहीं करता। आप देखें Q2 को, ऑप्शन है Q2 इक्वल है मीडियन, ये होल्ड करता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल जो होता है मीडियन के इक्वल होता है। ऑप्शन बी है 50th परसेंटाइल इक्वल है मीडियन, 50th परसेंटाइल जो आप निकालते हैं वो भी मीडियन को इक्वल होता है। उसके बाद D5 इक्वल है मीडियन, तो ये भी मीडियन के इक्वल होता है जो 5th डिसाइल जो होता है। उसके बाद 6th डिसाइल जो है D6 60% वैल्यू होती है, मीडियन 50%, तो ऑप्शन डी जो है वो होल्ड नहीं करता हमारा। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होती, डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द ग्रुप डेटा हैज ओपन एंड क्लासेस वन कैन नॉट कैलकुलेट। अगर हमारा ग्रुप डेटा ओपन एंड क्लासेस रखता है तो इनमें चारों में से हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपको ग्रुप डेटा तो पता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। अगर ग्रुप डेटा हमारा ओपन एंड क्लासेस रखता है, ग्रुप डेटा वो होता है जो जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसका हम टेबल बनाते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाए, क्लास लिमिट्स बनाए, कुछ भी फ्रीक्वेंसी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ग्रुप डेटा। तो अगर हमारा ग्रुप डेटा ओपन एंड क्लासेस रखता है, ओपन एंड क्लासेस भी आपको पता है, ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं, ऐसी क्लासेस होती हैं जिसकी लोअर या अपर बाउंड दोनों या कोई इन दोनों में से कोई एक ना हो।
वो ओपन एंड क्लासेस होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पहली, अगर मैं कह रहा हूँ 10 से 20 तक क्लास बाउंड्रीज है, अगर मैं कहता हूँ इस तरह से लिख, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि ये 10 है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 50, ये इस तरह क्लासेस बनी हुई हैं, ये ओपन एंड नहीं है। अगर मैं ऐसे कह देता हूँ, पहली क्लास बना देता हूँ लेस देन 10, ठीक है, जैसे लेस देन लिखा हुआ था या लेस देन का साइन डाल के 10 लिखते हैं, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और लास्ट क्लास में बना देता हूँ 80 से अबव, ये लास्ट क्लास। तो ये जो है, ये लास्ट मैंने जो बनाया और ये फर्स्ट वाली जो बनाई, ये क्या है, ये ओपन एंड क्लासेस हैं जिसकी बॉन्ड हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वैल्यूज किसके दरमियान में लाई कर रही हैं, 10 से लेस देन और ये ग्रेटर देन 80, तो ये ओपन एंड क्लासेस होती हैं। तो अगर ग्रुप डेटा हमारा ओपन एंड क्लासेस रखता हो ना, तो हम इनमें से क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, अरिथमेटिक, ये इसमें मीन भी फाइंड नहीं कर सकते, इसमें मीन फाइंड, अब देख मीडियन और मॉड ये फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड नहीं कर सकते, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कोई भी ऑप्शन हो वो फाइंड नहीं कर सकते। अब इसमें मीन का ऑप्शन है तो हम ओपन एंड क्लासेस के केस में मीन को हम फाइंड नहीं कर सकते। ओपन एंड क्लासेस का पता चल गया होगा, ओपन एंड क्लासेस वो है जिसकी लोअर या अपर बाउंड नहीं होती, ठीक है, तो लोअर या अपर क्लास बाउंड्री ऐसी हो, जैसे दोनों में से कोई एक या दोनों, ये लेस देन 10, लेस ग्रेटर देन 10 इस तरह से बनी हो, ठीक है, तो वो ओपन एंड क्लासेस होती हैं। तो ऑप्शन इसका सी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन कैन कैलकुलेटेड ओनली इफ, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन कब कैलकुलेट किया जा सकता है, जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो, कोई एक वैल्यू भी अगर हमारी नेगेटिव आ जाएगी तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोथ ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव, पहला ऑप्शन, वन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज जीरो, वन ऑफ द देम इज नेगेटिव, बोथ ऑफ देम आर जीरो। तो इसने कहा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन कैन कैलकुलेटेड ओनली इफ, कैलकुलेट कब कर सकते हैं, जब बोथ ऑब्जर्वेशन और पॉजिटिव होंगी, ठीक है, तो जो सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होती हैं तब हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन व्हेन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बाकी मीन से बेटर कब होता है, जब हमारे पास डेटा आ जाए, डेटा आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, डेटा आर रेशियोज आर परसेंटेज, या डेटा आर बाइनरी, या डेटा आर ऑन इंटरवल स्केल। जब हमारे पास डेटा, इसमें बी करेक्ट आंसर है, जब डेटा हमारे पास ना रेशियो या परसेंटेज में आ जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन को हम प्रेफर करते हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड के बजाय हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, रेशियो या परसेंटेज का जब डेटा आ जाता है। जैसे अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेने परसेंटेज में दिए हों, अगर किसी 70 है, किसी के 60% है, किसी के 55 है, किसी के 90% है, तो अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहें ना तो हम क्या करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन हम यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो बाकी मीन से ये मैं सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो डेटा एंड रेशियो या परसेंटेज। अब ज्योमेट्रिक मीन इज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू इफ द डेटा आर, ये भी इसी तरह का ही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला एक कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल स्केल, या इन रेशियो या प्रोपोर्शंस, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है। अगर हमारे पास डेटा इन में से कोई हो तो ज्योमेट्रिक मीन गुड मेजर सेंट्रल वैल्यू इज, ज्योमेट्रिक मीन इज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन गुड मेजर कब होगा, अगर डेटा हमारे पास कौन सा हो, रेशियो या प्रोपोर्शन का, ठीक है, परसेंटेज, प्रोपोर्शन या रेशियो का डेटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन को ही हम प्रेफर करते हैं। और हार्मोनिक मीन आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, हार्मोनिक मोशन जो होता था, ठीक है, उसमें हम क्या फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, और उसमें क्या होता था, डेटा क्या होता था, स्पीड हो गया, रेट्स वगैरह होते थे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो सेम इधर भी वही। हार्मोनिक मीन जो हम एवरेज फाइंड करता है, हार्मोनिक मीन इज बेटर देन अदर मीन्स इफ द डेटा आर फॉर, अगर इनमें से डेटा कौन सा हार्मोनिक मीन बेटर होगा, हाइट और स्पीड और रेट्स, हाइट्स और लेंस, कोरिलेशन या रेशियो या परसेंटेज। हार्मोनिक मीन बेटर तब होता है जब हमारे पास डेटा स्पीड या रेट्स का होता है, ठीक है, स्पीड या रेट्स। अगर जैसे कि हमारे पास अगर कोई गाड़ी जा रही है, अगर हम कहेंगे एक गाड़ी ने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना है, उसने इतने स्पीड से इतना फासला तय किया है, अगर वो 40 की स्पीड से इतना फासला तय कर लिया जितना भी, और अगर वो
50 की स्पीड से जाता तो कितना फासला तय करता, इस तरह से या कुछ भी। और हमारे पास स्पीड का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उस एवरेज फाइंड करने के लिए फिर हार्मोनिक मीन बेस्ट रहता है स्पीड या रेट्स का डेटा के लिए, ठीक है। इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब देखें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जनरल जो रिलेशन बनता है ना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के दरमियान, वो क्या रिलेशन है? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, फिर ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है हार्मोनिक मीन। तो ये जनरल रिलेशन जो बनता है करेक्ट रिलेशनशिप, वो ऑप्शन डी है। वैसे अगर वो पूछा जाए रिलेशनशिप अगर हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाती है ना, तो फिर तब जाके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये तीनों इक्वल होते हैं, तब जाके फिर ए लगाएंगे। वैसे जनरल रिलेशन ये ऑप्शन डी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्सट्रीम वैल्यूज हैज नो इफेक्ट ऑन। एक्सट्रीम वैल्यूज होती क्या है? अब इनमें से बताना एक्सट्रीम वैल्यूज की इसको इफेक्ट नहीं करती। एवरेज, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, एक्सट्रीम वैल्यू किसको इफेक्ट नहीं करती। अब एक में एक्सट्रीम वैल्यूज होती क्या? अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनका अगर मैं वेट की एवरेज निकालना चाहता हूँ, किसी का वेट होगा 45 में ले लेता हूँ, किसी 45, किसी का 50, किसी का 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 47 होगा ये। और उनमें से मैं दो बच्चों के ऐसे कर लेता हूँ जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। फर्ज कर ले 120 वेट है, किसी का 110 है, एक और मैं ले लेता हूँ 130। अब मैं इन सब की जो एवरेज निकालूंगा ना, तो वो एवरेज वो ठीक नहीं आएगी, ठीक है, इफेक्ट हो रही होगी। अब इसमें क्यों हो रही है? वो जो सा वेट मैंने लिया है 110, 120, 130, या ये इनको छोड़ एक ही सिंगल वैल्यू ले लेते। 120 मैंने जो वेट लिया है 120 सारी वैल्यूज में ये जो 120 वैल्यू है, सिर्फ अगर मैं लेता हूँ तो ये 120 वैल्यू जो है 120 वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, क्योंकि ये डेटा से बहुत दूर फाल्ट आ रही है। ये एक वैल्यू पूरे डेटा के ऊपर असरअंदाज होगी और जिसकी वजह से हमारा मीन करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर इस वैल्यू का मैं निकाल दूं, बाकी जो मैंने ली थी 47, 50, 65, ये सारी जो ये हमारी, अगर इन वैल्यूज का अगर मैं एवरेज निकालूं वेट की, तो वो सही आएगी एवरेज। तो वो जो 120 वैल्यू है वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी और वो मीन को भी अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से मीन इसके लिए बेटर नहीं होगी एवरेज। इस केस में जब हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, तो तब हम अरिथमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को और हार्मोनिक मीन को यूज नहीं करते। तो इसने कहा हुआ है एक्सट्रीम वैल्यू हैज नो इफेक्ट ऑन। इफेक्ट किसको नहीं करती, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों को करती है, तो मीडियन और मॉड को नहीं करती। इसमें मीडियन ऑप्शन है, तो मीडियन इसमें करेक्ट आंसर है। मॉड को भी नहीं करती, ठीक है। मीडियन आपको पता है सेंट्रल वैल्यू आ जाती है, मॉड जो बहुत ज्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी आ रही होती है वो होती है, तो इस वजह से उनको वो इफेक्ट नहीं करती एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज डेटा मैंने अब तक बताया हुआ है दूर फाल कर रही होती है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज की, वो होती है एक्सट्रीम वैल्यूज। इसमें मीडियन है, इसको इफेक्ट नहीं करती वो। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल? अब व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। थर्ड क्वार्टाइल से बड़ा बताना है जो ग्रेटर है, और परसेंटेज ऑफ कितनी परसेंट वैल्यू जो है थर्ड क्वार्टाइल से बड़ी होती है। अब देखिए थर्ड क्वार्टाइल क्या होती है, Q3 होता है। Q3 कितनी वैल्यू होती है? वो 75% वैल्यू होती है, ठीक है। Q3 जो है थर्ड क्वार्टाइल, वो 75% वैल्यू होती है। वो 75% वैल्यू यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये जो है यहाँ पे मैं लगाया, ये Q1 होता है, Q1, ये Q3 होता है इस जगह पे, और यहाँ सेंटर में Q2 होता है, मीडियन होता है, ठीक है। अब देखें उसने कहा हुआ है परसेंटेज ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ पे Q3 या ये 75% वैल्यू बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक एंड वाली वैल्यू जो बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये Q3 से ग्रेटर होती है, तो ये 75% वैल्यू होती है। ये 25%, ये भी 25, ये वाला एरिया भी 25% और ये लास्ट वाला भी 25। तो इस यहाँ पे आपका Q3 आ रहा है, तो इससे ग्रेटर आपकी जो वैल्यू बन रही है वो 25% वैल्यू बन रही है। तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू बताना है जो थर्ड क्वार्टाइल से ग्रेटर बन रही थी वो 25% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज लेस देन थर्ड डिसाइल?
थर्ड डिसाइल से जो लेस है वो कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज है। आपको पता है फर्स्ट 10 डिसाइल होते हैं टोटल, फर्स्ट डिसाइल सेकंड डिसाइल, इस तरह फर्स्ट डिसाइल जो होता है आपका, हाँ डिसाइल जो होते हैं D9 तक आपके जाते हैं, ठीक। D1 से लेकर D9, D1 आपका होता है 10%, D2 20%, D3 30%, इसी तरह। तो थर्ड डिसाइल क्या हुआ, 30% वैल्यू, 30% वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही होगी, 30% वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर देता हूँ, ये 30% वैल्यू है, ठीक है। तो इस 30% यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये 30% वैल्यू आ रही है। तो इस पॉइंट से नीचे कितनी वैल्यूज होती हैं पूछ रहा है, वो परसेंटेज कितनी परसेंटेज होती है वैल्यूज की जो थर्ड डिसाइल से कम होती हैं। तो थर्ड डिसाइल से कम यहाँ से यहाँ तक ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये जो बन रही थी ये कितनी होती है, 30% होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1, देखिए ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। 30% वैल्यू 70 भी नहीं होती, उसने लेस देन पूछा है। अगर ग्रेटर देन पूछा होता तो फिर 70% हो जाती, यहाँ से यहाँ तक फिर अगला वाला ले लेते, 30% से आगे फिर 70। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू लाइज बिटवीन 5th एंड 25th परसेंटाइल। और देखिए 5th और 25th परसेंटाइल के दरमियान में कितनी परसेंट वैल्यू लाइक आ रही होती है, 20%, 25 में से 5 निकाल लें तो पीछे आ जाएगा आपका 20%। तो 20% टोटल वैल्यू लाइक आ रही होती है इसके दरमियान, 20% वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन में है कहीं पे परसेंटाइल टोटल, फर्स्ट परसेंटाइल सेकंड परसेंटाइल इसी तरह कर सके 99 परसेंटाइल तक जाता है। तो ये 5th और 25 परसेंटाइल के दरमियान 20% वैल्यू होती है। तो इनमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें नन ऑफ द अबव होगा लास्ट वाला। अब इसमें दिया हुआ है मीडियन, इफ मीडियन क्वार्टाइल डेविएशन एंड P स्टैंड फॉर मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल, हाँ MD दिया हुआ है मीडियन, Q क्वार्टाइल्स को डिनोट कर रहा है, D जो है डिसाइल को, और P स्टैंड फॉर परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन देम इज ट्रू। इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब इसमें दिया हुआ देखिए मीडियन आपको पता है 50% वैल्यू होती है, सेकंड क्वार्टाइल भी 50% होती है, 50th परसेंटाइल जो P50 होती है वो भी 50% वैल्यू होती है, और D5 जो होता है 5th डिसाइल जो होती है वो भी 50% वैल्यू होती है। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा। और देखिए यहाँ पे C ये भी नहीं है, D जो दिया हुआ है मीडियन इक्वल है Q2 भी 50% वैल्यू होती है, D5 भी 5th डिसाइल भी और 50th परसेंटाइल भी, तो ये 50% वैल्यूज होती हैं। तो ये जो इनमें से करेक्ट रिलेशन है वो ऑप्शन आपका D है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, which of the following relation is true between third decile and 30th percentile। इनमें से जो ट्रू रिलेशन है वो हमने बताना है। अब देखिए D3 P70 के इक्वल है, पहला रिलेशन ये भी गलत है। थर्ड डिसाइल D3 थर्ड डिसाइल मतलब 30% वैल्यू P70 70% वैल्यू के इक्वल होती है, ये रॉन्ग है पहले वाला भी। ये सेकंड देखें D3 30% वैल्यू 50% वैल्यू के इक्वल है, ये भी रॉन्ग है। D3 P3 के 30 के इक्वल है, तो यानी कि 30% वैल्यू 30% वैल्यू के इक्वल आ रही है। थर्ड डिसाइल इक्वल है 30th परसेंटाइल, और लास्ट वाला भी रॉन्ग है। D7 70% वैल्यू इक्वल है 30%, ये रॉन्ग। तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आ रहा है सी ऑप्शन आपका। उसके बाद आपका आ जाता है 70 क्वेश्चन MCQ, which of the following deciles are less than first quartile। तो following deciles are less than first quartile, फर्स्ट क्वार्टाइल से जो लेस डिसाइल्स हैं वो कौन से हैं इन चारों में से। अब पहले पता होना चाहिए which of the जो फर्स्ट क्वार्टाइल से लेस बताना है आपने कौन से डिसाइल है। फर्स्ट क्वार्टाइल कितनी वैल्यू होती है, 25% वैल्यू होती है, तो 25% वैल्यू से लेस कौन से होंगे, D1 और D2। 10% और 20% ही होंगे, तो D1 और D2 25% से लेस हैं, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये D1 ये D3 25 से ऊपर चला जाता है, ये 30% वैल्यू है, ये भी रॉन्ग है। और इसमें भी D3 आ रहा है रॉन्ग है, तो D1 और D2 25% वैल्यू से लेस होती हैं, क्योंकि D1 10% है, D2 20% वैल्यू होती है आपकी। और उसके बाद 25% से लेस D1 और D2 ही है, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा B।
If the two observation are 10 and -10, then their harmonic mean is, अगर आपके पास 10 और -10 आ जाता है तो इसका हार्मोनिक मीन निकालें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है अनग्रुप डेटा का, ये आपका आ जाता है n डिवाइड बाय समेशन 1/x। तो जब हम लेंगे 1/x का सम तो 1/10 है और प्लस इसका करेंगे -1/10 आ जाएगा। तो जो 1/10 -1/10 का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फार्मूले में अप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज हैं तो n डिवाइड बाय समेशन 1/x होता था। तो 2 डिवाइड बाय 0 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। हार्मोनिक मीन इसलिए इनमें इनका क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी। If the observation of 5 and -5 the geometric mean is, तो मैंने बताया हुआ geometric mean नेगेटिव वैल्यू को एक भी आ जाए डेटा में तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्वेशन एक -5 दिया तो इसका geometric mean क्या होगा, 5 होगा, -5 होगा, 0 होगा या नन ऑफ द अबव होगा। नन ऑफ द अबव होगा यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें ऑप्शन है ही नहीं एग्जिस्ट का, तो ऑप्शन डी के साथ ही है इसका नन ऑफ द अबव है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू एक भी डेटा में हो तो हम जो है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में। अब आ जाए, इफ द टू ऑब्जर्वेशन आर 20 एंड -20 देयर अरिथमेटिक मीन इज, अरिथमेटिक मीन बताना है 20 और -20 दो वैल्यू दी है। तो आपको पता है इजीली दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो अरिथमेटिक मीन आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है 0, तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है सी है। मैंने इसमें पूरी सीरीज बनाई हुई है तो आप बाकी वीडियोस भी मेरी देखिएगा, और इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैंने इसमें वीडियोस डाली हैं। और आपको अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ। और इसके अलावा आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग इन टॉपिक्स पे भी अगर आपको लेक्चर चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, इसमें वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं बने। ओके, थैंक यू।